गुज़िश्ता माह यानी 7 जुलाई 2021 को उर्दू सिनेमा की सबसे बड़ी शख्सियत दिलीप कुमार, जिनका असली नाम यूसुफ खान था, उनका इंतकाल हुआ। दिलीप कुमार की शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। वो सिर्फ एक अजीम अदाकार ही नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के सफ़ीर भी थे। समाजी फलाह बहबूद के हवाले से भी उनकी कोशिशें काबिल सताइश हैं। इसके अलावा वो उर्दू मुआशरे और उर्दू तहजीब में रचे बसे शख्स थे। उन्हें शायरी और अदब से खुसूसी दिलचस्पी थी, ख़ासकर उर्दू शायरी से। उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हमने उर्दू के नामवन फ़िक्शन निगार और अदबी व फ़िल्मी नाक़िद प्रोफ़ेसर खालिद जावेद साहब से एक मुफस्सल गुफ्तगू की, जिसमें उनकी शख्सियत और उनकी अदाकारी और ज़िंदगी के दूसरे गोशों पर भी अहम बातचीत हुई। प्रोफ़ेसर खालिद जावेद न सिर्फ उर्दू के नामवर फ़िक्शन निगार हैं, बल्कि उनकी हैसियत एक मुफ़क्किर, फ़लसफ़ी और अदबी नक़्क़ाद की भी है। वो फ़िल्मों पर भी अपना संजीदा और तनक़ीदी नुक्ता नज़र पेश करते रहे हैं। आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबे उर्दू में प्रोफ़ेसर हैं और उर्दू मास मीडिया के कोर्स में फ़िल्म और टेलीविज़न की क्लासेस तवातुर के साथ लेते रहे हैं। यही वजह है कि दिलीप कुमार के हवाले से उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो बहुत संजीदा और उस आमियाना रविश से मुख्तलिफ है जो हम सुनते और देखते आए हैं। उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को ये पेशकश और खालिद जावेद साहब के साथ दिलीप कुमार के हवाले से ये गुफ्तगू पसंद आएगी। इस गुफ्तगू का पहला हिस्सा आपकी खिदमत में पेश है। नाज़रीन, सफ़ीर अदब की तरफ से आज की एक खुसूसी पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं नामवर उर्दू फ़िक्शन राइटर, साथ ही साथ सिनेमा के बहुत ही अच्छे और बड़े नाक़िद प्रोफ़ेसर खालिद जावेद साहब। दिलीप कुमार साहब के हवाले से जब भी गुफ्तगू होती है तो उर्दू का ज़िक्र भी आ ही जाता है, क्योंकि उर्दू से उनकी ऐसी मोहब्बत रही है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको याद करें। इसी मकसद के पेश नज़र आज की खुसूसी पेशकश दिलीप कुमार की अदाकारी के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से और उनकी शख्सियत के अहम पहलुओं के हवाले से प्रोफ़ेसर खालिद जावेद साहब के साथ हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये गुफ्तगू पसंद आएगी। सर, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है सर सफ़ीर अदब पर। जी, इतना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिलीप फिल्मों पर सर आपकी बहुत गहरी नज़र है और सिनेमा के नाक़िद के तौर पर आप जाने जाते हैं। दिलीप कुमार सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक बहुत बड़े अदाकार हैं, लेकिन जब भी उनकी अदाकारी का जिक्र होता है तो लोग कहते हैं कि वो मेथड एक्टर थे। वो सबसे पहले मेथड एक्टर थे हिंदुस्तानी सिनेमा के। तो सवाल सर सबसे पहला ये था कि ये मेथड एक्टिंग उन्हीं के साथ ख़ास क्यों की जाती है, और उसी में सर ज़िमनी सवाल ये कि मेथड एक्टिंग होती क्या है, क्योंकि लोग बोल तो देते हैं लेकिन जानते नहीं आमतौर पर कि ये क्या है। हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया सफ़ीर साहब। ये बिल्कुल ठीक है कि मेथड एक्टिंग की जो टर्म है और जो इस्तिलाह है वो हम लोग एक सांस में अदा करते रहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर बहुत सी गलतफहमियाँ हैं मेथड एक्टर के हवाले से। तो कुछ लोग समझते हैं कि भाई वो एक्टिंग करने का ये एक स्टाइल है या ये वो ऐसा नहीं है। दरअसल इसकी एक रशियन थिएटर पर्सनालिटी बहुत बड़ी, मतलब एक बहुत बड़ी थिएटर पर्सनालिटी जो थी वो रूसी थिएटर के हवाले से, फिल्मों के हवाले से गुजरी है। और स्टेनिस्लावस्की ने एक अदाकारी करने का या एक्टिंग करने का एक नया तरीक़ा लोगों को बताने की कोशिश की कि जब वो रिहर्सल होती थी उनके थिएटर की, तो उन्होंने ये कहा कि आपकी जो आपकी सिचुएशन है, मतलब जो आपका किरदार है, जो आप किरदार निभा रहे हैं, वो किरदार जिस सूरत हाल में घिरा हुआ है, जो उसकी सिचुएशंस है, वो दुख की हो सकती है, गम की हो सकती है, वो गुस्से की हो सकती है, वो इंतकाम की हो सकती है। तो आप इस वक्त जो है वो ऐसा मत कीजिए कि आप गुस्से को अपने ऊपर, गुस्से की अदाकारी करने लगे, या आप जो हैं वो मोहब्बत में जो चेहरा हो जाता है आदमी का इश्क के अंदर, उसकी आप अदाकारी करने लगे। लेकिन अगर आपने कभी माजी में
ये तजुर्बात आप पे गुजरे हैं, आपने मोहब्बत की है और मोहब्बत ने अपनी चोट खाई है, तो उस याद को आप अपने सबकॉन्शियस से निकालिए और वहाँ पे हावी करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत बड़ा काम था, इसलिए कि ये वो आदमी कर ही नहीं सकता जिसकी ज़िंदगी बहुत सपाट गुजरी है। मिसाल के तौर पे जिसकी ज़िंदगी में ना उसने कभी मोहब्बत की, ना ही उसने कभी इश्क किया, और ना ही कभी इश्क में चोट खाई, ना ही कभी मोहब्बत में नाकामी उसको मिली, ज़िंदगी में कोई मसाइब का सामना उसको नहीं करना पड़ा। दुख नाम की क्या चीज़ होती है, कर्ब नाम की क्या चीज़ होती है, दर्द क्या होता है, तकलीफ़ क्या होता है, मान लीजिए उसका मादी जो है वो एक कोरी स्लेट की तरह है जहाँ इन सब चीज़ों से उसका वास्ता ही नहीं पड़ा। बड़ा मतलब एक कारोबारी तरह का आदमी है और ज़िंदगी भर नफ़ा नुकसान करता रहा। या फिर कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनकी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात गुजरे और वो इन मराहिल भी उसकी ज़िंदगी में आए, लेकिन वो याददाश्त नहीं है कहीं, वो उसको महफूज नहीं किया कहीं। मतलब बहुत से लोग होते हैं ना कि चीज़ हुई और बुला दिया, चीज़ हुई तो मेमोरी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। यानी जो स्टेनिस्लावस्की का कहना ये था कि मेमोरी का मतलब वहाँ ये कि वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में इस तरह हो कि आपकी पर्सनालिटी को वो कहीं फ्यूचर के अंदर मुस्तकबिल में एक वे भी देती हूँ, एक आगे शेप कैसा होगा, मतलब what is the shaping of your personality, it's depend on your biodata. Biodata means your mental biodata, not your physical biodata, your existential biodata. तो अब अगर वो इंसान जो बिल्कुल सपाट है, वो इंसान जो बिल्कुल ठस है, जिसका दिल जो है वो पत्थर है, या ये कहना चाहिए कि वो बेहिस है, तो एक ख़ास तरह की हसासियत, एक ख़ास तरह की सेंसिटिविटी उसमें होनी चाहिए कि कुछ उठाए हों ज़िंदगी में। जब वो मीर रहना के ये नातवा उठा लाया, तो मीर आप मीर को देखिए, तो मीर जो है वो हमेशा जो है वो एक दुख की बात करते हैं, और वो दुख उनकी जो उनके मतलब सबकॉन्शियस में है वो उनकी शायरी में आ जाता है। तो मेथड एक्टिंग का कमाल भी ये था कि हर आदमी कर ही नहीं सकता था जिस तरह हर आदमी शायर नहीं हो सकता था। एक तरह की सिर्फ शायरी है, क्योंकि जो जज्बात और एहसासात इंसान के अंदर पहले से मौजूद है जी, उन्हीं की मदद से जो ये हुनर जानता है कि अपने माजी के तजुर्बात को या जो कुछ उसके साथ बीता है उसको आर्ट बना सके, उसको फ़न बना सके। फ़न क्या है? अपने तजुर्बात को जो है वो आप उसको फ़न बना देते हैं। स्टेनिस्लावस्की ने इसको आर्ट ऑफ एक्सपीरियंसिंग भी कहा, इसी चीज़, और उसने कहा कि मेथड इन फिजिकल एक्शन, दूसरा जो उसने दी टर्म वो दी कि मेथड इन फिजिकल एक्शन, यानी अब जब आप एक्टिंग कर रहे हो तो जो आपके फिजिकल एक्शन हो, यानी जो आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, जो चेहरे पे आने वाले जो उतार चढ़ाव हैं जज्बात के आपके, या जो आंखें हैं आपकी, और जो होंठों की जुम्बिश है आपकी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलके आप उनको अगर सबकॉन्शियस लेवल पे ले आते हैं तो वो बहुत फितरी अदाकारी का नमूना होगा, और फितरी अदाकारी का नमूना भी होगा, और साथ में वो जो रोल होगा उसमें नए डायमेंशन पैदा हो जाएंगे, वो उसमें नई जहत पैदा हो जाएगी, क्योंकि फिर आप नकल नहीं कर रहे हैं गुस्से की या मोहब्बत की या नफरत की, आप नकल नहीं कर रहे हैं, आप उसको इमिटेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जो है वो वाकई वो जज्बा हावी अपने ऊपर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम था, इसलिए कि ये हर आदमी के बस की बात थी नहीं कि कैमरे के सामने सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर वो आदमी पहुंच जाए। तो एक तरह का ये, मैं तो इसको ऐसा मानता हूँ जैसे योगा होता है ना, जैसे योग या ये मेडिटेशन से कम नहीं है, ये तो एक इबादत है ना। ये बिल्कुल जब आप इबादत करने के लिए जाते हैं या मेडिटेशन में जाते हैं तो अपना जो ध्यान है आपका वो आप मरकूज करते हैं किसी ज़ात पे, चाहे वो खुदा की ज़ात हो या आपके गुरु की ज़ात हो। जैसे मतलब हिंदू मज़हब में कहा जाता है कि शिष्य को गुरु को शीशे में उतारना होता है, तो वो जो गुरु शिष्य की परंपरा है, तो वो जब तक कि आप बाकी दुनिया से नहीं कट जाएंगे तो मेथड एक्टिंग वो आदमी नहीं कर सकता जिसके लिए कैमरे के आगे कैमरा भी गायब हो जाए, लाइट्स भी गायब हो जाए, सेट भी गायब हो जाए, और जो वहाँ टीम है वो भी गायब हो जाए, वो अपनी दुनिया में बिल्कुल अकेला हो जाए, और अपनी जो यादें, जिस तरह एक शायर शेर कहता है या एक अफसाना निगार या एक नावल निगार सारी दुनिया से कट के जब वो कुछ लिखता है, इस लेवल पे अगर वो आ जाए
यही वजह है कि मेथड एक्टिंग, इतनी दुनिया में हज़ारों लाखों फिल्में बनी हो, लेकिन अगर आप देखेंगे कि मेथड एक्टर कितने रहे तो 10-20 लोगों के नाम के अलावा अब तक की तारीख करना, सिनेमा की तारीख में आपको लोग नहीं मिलेंगे। ये तो जो थे जिनका मैंने आपसे ये नाम मैंने लिया कि स्टेनिस्लावस्की तो बहुत पुरानी बात है, ये 1938 में इनकी डेथ हो गई। आप सोचिए कि दिलीप कुमार की तो पहली फिल्म 1944 में आई है, और जो कुछ इनका काम था वो रूसी ज़बान में था, तो एक बहुत अरसे तक तो इनके ख्यालात या जो उन्होंने किताब लिखी थी उसका तर्जुमा अंग्रेज़ी में भी बहुत बाद में जाके हुआ है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि दिलीप कुमार ने इनसे कुछ सीखा होगा, बल्कि दिलीप कुमार में फितरी तौर पे उन्होंने अपनी अदाकारी का ये गुर सीखा होगा कि भाई मुझे अगर ये रोल कर रहा हूँ और ये रोल जो है इस वक्त मैं मोहब्बत में चोट खाए हुए आशिक का रोल है, तो अगर उन्होंने मोहब्बत में चोट खाई होगी, और हम जानते हैं कि चोट खाई, तो वो बहुत ही लेयर्ड पर्सनालिटी थी। असल में क्या था कि वो एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी थे हमेशा से, और उनके बारे में मौजूद है कि वो बैक बेंचर थे स्कूल में, और जब टीचर लेक्चर दे रहे होते तो वो कहीं एक पिछली सीट पे बैठे हुए और अंग्रेजी में शायरी कर रहे होते। शायर भी थे दिलीप कुमार, शायरी करते थे, अंग्रेजी में भी शायरी करते थे, उर्दू में भी करते थे। उनकी पूरी दिलचस्पी जो थी वो आर्ट से और फन से और अदब से बहुत ज़्यादा थी। ली स्ट्रेसबर्ग अमेरिका में उन्होंने जो है वो, ये दूसरा नाम है मेथड एक्टिंग के हवाले से। ली स्ट्रेसबर्ग न्यूयॉर्क में उन्होंने थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट कायम किया, बड़ा मशहूर है। तो उन्होंने तो मेथड एक्टिंग की कॉन्सेप्ट को बहुत आगे तक ले गए। उन्होंने तो कहा कि नहीं, आप सिर्फ स्टेज के ऊपर ही नहीं, कैमरे के आगे ही नहीं, जब आप कोई रोल आपको जो आपको करना है, आपको मालूम है कि आज या कल आपको जो है वो ये डायलॉग बोलने हैं, और जो इस तरह के डायलॉग हैं मतलब जिसमें इंतकाम और गुस्सा या नफरत या मोहब्बत या खुशी या कुछ भी है, तो आप स्टेज से बाहर भी उसी के अंदर खोए रहिए। यानी उन्होंने स्टेनिस्लावस्की की जो उनका नज़रिया था उसको और एक्सट्रीम तक पहुंचा दिया कि वो तो कहता था कि स्टेज पे आप सबकॉन्शियस को अपने कॉन्शियस की सतह पे ले आइए। ये कह रहे थे कि नहीं, वो आप उसी में जीने की आदत डाल लीजिए। जब तक आप वो रोल कर रहे हैं तो उस रोल की जो डिमांड्स हैं उसमें आप अपने घर में भी वही करिए, आप अगर जा रहे हैं रास्ते में चलते हुए तो उसमें भी वही करिए। तो ये कॉन्सेप्ट जो थी वो बहुत आगे तक पहुंची। अब तो सारी दुनिया में देखिए जो बड़े नाम हैं मगरबी सिनेमा के, उसमें जो मुझे एक ही सांस में याद आएंगे वो 3 नाम हैं जो मुझे याद आते हैं। कि सबसे बड़ा नाम तो मार्लन ब्रांडो है, जिसकी बहुत ही मशहूर फिल्म गॉडफादर, और मतलब जिसका अडाप्टेशन जो है वो बहुत बार यहाँ पे हिंदी फिल्मों में भी हुआ है, जैसे कि धर्मात्मा है और सरकार है, ये बहुत सी और। तो वो एक तो मार्लन ब्रांडो, और मार्लन ब्रांडो दिलीप कुमार के कंटेम्प्रेरी हैं। यानी ये नहीं कह सकता कि मतलब ये कहा नहीं जा सकता कि मार्लन ब्रांडो से उन्होंने कुछ सीखा होगा। अच्छा, वो ज़माना ये था कि आजकल तो हम यूट्यूब पे और फिल्म क्लब बने हुए हैं कि बाहर की फिल्में आ जाती हैं। उस ज़माने में तो ऐसा भी नहीं था कि बाहर की फिल्में यहाँ आना बहुत मुश्किल था, और उसको दिखाना और उसकी नुमाइश करना मतलब मगरबी फिल्मों का मुमकिन ही नहीं था। ये तो बाद में जब फिल्म इंस्टीट्यूट खुले हैं, बहुत बाद में जाके 60 के बाद में, तब वहाँ पे एक कोर्स रखा गया मगरबी सिनेमा का। तो उसमें कुछ बाहर की मखसूस फिल्में, उम्दा फिल्में जो थी, रशियन फिल्में, अमेरिकन फिल्में, जापानी फिल्में, वो वहाँ पे उनकी नुमाइश हुई। तब लोगों ने देखा कि अच्छा भाई ये मार्लन ब्रांडो हो सकते हैं। ये तो एक दूसरा नाम डस्टिन हॉफमैन का है, और एक बिल्कुल हमारे मौजूदा दौर का ही मतलब हॉलीवुड का बहुत उम्दा अदाकार है वो अल पैकिनो। तो उसकी बहुत मशहूर फिल्म हीट आई थी एक, उसके अंदर आप उसकी मतलब अदाकारी का जिसको कहते हैं कि नमूना आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ रूसी अदाकार हैं, मुझे नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा है। जापानी जो फिल्म साज है कुरोसावा, उसकी फिल्मों के अंदर वो एक मतलब अदाकार बार बार आता है, शायद हो कि शमामा, तो वो रोशोमन में भी है, और ये सब है। लेकिन बात यह कि मॉडल के तौर पे मुझे इस बात में शक है कि दिलीप कुमार ने कभी या हमारे इंडिया सिनेमा के किसी भी शख्स ने
इन फिल्मों को देखा होगा या उनसे कुछ सीखा होगा, क्योंकि इतना मैटर ही हमारे पास नहीं था कि आज हम बैठे हुए 21वीं सदी में बात कर रहे हैं। आजकल सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन तब अवेलेबल नहीं। अच्छा, लोगों की दिलचस्पी भी नहीं थी इन सब चीज़ों की। अदाकारी का जो पूरी के पूरा इवोल्यूशन हुआ है वो तो लोक नाटकों से और मतलब उससे हुआ है ना, बिल्कुल। तो वो अवामी सतह से हुआ है। तो कोई इस तरह के इंस्टीट्यूट तो थे नहीं जहाँ के फिल्म में एक्टिंग करना जो था वो बहुत ज़्यादा कोई बाइज्जत भी नहीं माना जाता था, कोई बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस चीज़ नहीं थी। ये तो अशोक कुमार और मोतीलाल को आप दुआएं दीजिए जिन्होंने फिल्म में अदाकार का जो दर्जा हुआ करता था उसको एक बहुत उन्होंने मतलब एक एहतराम बख्शा, मतलब वो इन लोगों की वजह। तो एक तो ये एक्टिंग का स्कूल हुआ, मैथड एक्टिंग, और दूसरा इसके पैरेलल जो चलता है जिसको कि हम शेक्सपियरियन एक्टिंग भी कहते हैं, वो जो बहुत पुराना 16वीं सदी 17वीं सदी से चले आ रहा है कि जो स्क्रिप्ट लिख दी गई है। अब स्क्रिप्ट में आपको टाइम नहीं है इस चीज़ का, वो आपको स्क्रिप्ट को बहुत सख्ती के साथ फॉलो करना है। अब स्क्रिप्ट आपको ये सोचने का मौका नहीं देगी कि आप अपने माजी के बारे में सोचने लगे हैं और वो जो जज्बात हैं वो आप ऊपर लाएं, उनके पास इतना टाइम नहीं। तो आपको इंट्रोवर्ट जाने का मौका नहीं देगा। वहाँ अगर आपको गम का कोई मंजर दिखाना है, कोई दुख आपको चेहरे पे दिखाना है, तो आपको अपनी दानिश में जिस तरह भी आप दुख की एक्टिंग कर सकते हैं वो आप कर रहे हैं, वो आप हावी कर रहे हैं अपने ऊपर। उसमें भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे अदाकार, ऐसा नहीं कि इसको हम जो है इसको हम कहते हैं क्लासिकल एक्टिंग, इसमें ऐसा नहीं। हमारे यहाँ ऐसे मोतीलाल है, अशोक कुमार बहुत बड़े राज कपूर है, देवानंद है, ये हमारे जो है ये बहुत ही मतलब कहना चाहिए हमारा सरमाया है। जो गोल्डन एरा है हमारा इंडियन सिनेमा का, वो इनके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। लेकिन ये इसमें से कोई भी मेथड एक्टिंग करनी, तो मेथड एक्टिंग करने की शर्त वो थी कि शख्सियत के अंदर आपके एक शायर जैसा दिल अगर मौजूद, एक अदीब जैसा हस्तास दिल अगर मौजूद हो तो ठीक है, वरना फिर क्या होगा कि देखिए वो तो फिर इमिटेशन हो जाता है। मसलन पहले क्या दिखाया जाता था, कुछ मुखौटे दिखा दिए जाते थे, कुछ तस्वीरें दिखा दी जाती थी आदमी का, देखिए गुस्से में ऐसा चेहरा हो जाता है। अब काली देवी का चेहरा गुस्से में ऐसा हो रहा है, अब नटराज का जो नाच रहे हैं वो उनका चेहरा ऐसा हो जाता है, इंतकाम की आग है और जोश है, और वो अब उसको देख देख के आप अपना आईने के अंदर, यहाँ आईने की ज़रूरत ही नहीं है कोई। वो पहले शीशे में अदाकारी करते थे और वो ये देखते थे कि अब मुझे कल ऐसे परफॉर्म करना है, यहाँ ज़रूरत ही नहीं है कोई। वहाँ जब ये सेट पे आ रहे हैं तो जैसे ही देवदास में जो पारो है वो देवदास से जब हमेशा के लिए जुदा हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, तो जो गम का पहाड़ इनके ऊपर टूटता है, तो दिलीप कुमार फिल्म के सेट से हट के कहीं, शायद तो मैं कहता हूँ कहीं चले जाते हैं अपने बचपन की यादों में, जब दिल टूटा होगा तो। और माँ बाप की सख्तियाँ होती हैं, आप अपनी बचपन की यादों को देखें, ऐसे वाक़यात होते हैं बहुत से, जब आप बहुत शिद्दत से रोए हो, जब आपने बहुत शिद्दत से अपने आप को कभी अकेला महसूस किया, आपने तन्हा महसूस किया, अगर वो आपके सबकॉन्शियस में महफूज है तो ज़रूरत ही नहीं है उनको। इसीलिए आप देखिए कि दिलीप कुमार की जो आप इब्तिदाई फिल्में देखिए, अजीब। हमारे दोस्त ने फ़रत एहसास अभी जब इंतकाल हुआ उनका, तो उन्होंने कहा अदाकारी की ज़रूरत क्या थी, तो आंखों में ऐसी भयानक उदासी है और चेहरे पे एक ऐसी अजीब वीरानी है कि वो तो जाके खड़ा हो जाएगा, तो वो तो कुछ ना बोले, वो तो खामोश खड़ा हो जाएगा, तो आदमी को लगेगा कि क्या सह के आया है, क्या झेल कर आया है, किस दुख और तकलीफ और कर्ब के समंदर से गुजर के आया है, तो उनको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये कमाल जो था दिलीप कुमार का था, और ये वो मेथड एक्टिंग है जिसकी तरफ मैंने आपको इशारा किया, जो हर आदमी कर ही नहीं सकता मेथड एक्टिंग। दूसरे लोग इस मेथड एक्टिंग की नकल कर सकते हैं, लेकिन जब अपने अंदर ही कुछ नहीं है, अगर अंदर खाक उड़ रही है, भाई मेरे दिल में खाक उड़ रही है, क्या होगा। शमसुल अमान फारूकी ने मतलब ये कि वो जब ये मीर के बारे में कहा, तो उन्होंने एक कहा जिसके लोडेड था, वो शायर ऐसा है कि मीर है और गालिब में लोडेड है,
अंदर इतना कुछ भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि जब वो शेर कहने के लिए अपना कलम उठाते हैं तो वो तो अपने आप चला आता है ना, वो तो एक बारिश होने लगती है उनको। अब आपके अंदर वो है ही नहीं तो आप फिर वो शऊरी कोशिश करेंगे, और जब शऊरी कोशिश करेंगे तो आमद नहीं होगी। तो अब तो मैं एक तरह से समझता हूँ कि मेथड एक्टिंग शायरी से इस तरह जुड़ जाती है कि जो शायरी में जो आमद का शेर होता है वो शायद मेथड एक्टिंग है, और जो आवृत का शेर होता है वो शायद जो रिवायती एक्टिंग जिस तरह हमारे यहाँ थिएटर में होती रही है, लाउड टाइप की एक्टिंग। तो सर आपने जैसा बताया मेथड एक्टिंग के बारे में, एक तो ये कि सीखी नहीं जा सकती, जिस तरीके से आपने बताया लोग इसकी नकल कर सकते हैं, लेकिन अगर अंदर कुछ है नहीं तो इसके बारे में कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते, वो सीख कर भी कितनी भी कोशिश अगर पर्सनालिटी आपकी लेयर्ड नहीं है, अगर आपकी शख्सियत गहरी नहीं है, उसमें बहुत कुछ है नहीं, कुछ अंदर से मौजूद है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना बहुत लीनियर जिंदगी गुजारते हैं, आप लीनियर समझते हैं ना कि उनको भाई ये तो मतलब मुकद्दर है, कुछ लोगों का कुछ का मुकद्दर कुछ होता है कि तो उनको धोबी घाट से जिस तरह जो कपड़े होते हैं ना, मैले कपड़े पटक पटक के धोए जाते हैं, उनकी किस्मत में वो लिखा होता है। और कुछ लोगों की जिंदगी इस तरह से गुजरती है कि पैदा हुए कुछ हुआ ही नहीं, लिखा पढ़ा कामयाब हो गए, अच्छी नौकरी करने लगे, अच्छी बिजनेस करने लगे, दुनिया में नाम कमाया, नाम से मतलब दौलत कमाई, मादी एतबार से कामयाब हो गए, बूढ़े हो गए, मौत आ गई, मर गए, शादी की थी, बीच में बच्चे पैदा किए, तब क्या है? कुछ नहीं। अगर नाकामी नहीं है जिंदगी में, वो शेर का कौन सा शेर, वो उसका मीर का कौन सा शेर है, वो तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया, नाकामियों से काम लिया है दिलीप कुमार ने। जो दिलीप कुमार की जो शोहरत है ना पूरी की पूरी, वो है तो ट्रेजिडी किंग के हवाले से। अब ये बिल्कुल बात की बात है कि वो बाद में उनसे इतनी बार उन्होंने मरने की अदाकारी की, जैसा कि मशहूर है कि माहिर नफ्सियात ने कहा कि आप तो बिल्कुल डिप्रेस हो चुके हैं और अब तो आप इस टाइप के रोल से आप निकलिए। तो उस टाइप के रोल से वो हटे और उन्होंने कॉमेडी करने की कोशिश की, उसमें भी वो बहुत ज़्यादा कामयाब हुए। लेकिन जैसे कि हाँ, जैसे सवाल सर इसी दरमियान था सर कि उनकी एक इमेज बनी हुई है ट्रेजिडी किंग के, शहंशाह जज्बात के तौर पर दिलीप कुमार की, लेकिन उसके अलावा भी उनकी फिल्में सर कॉमेडी फिल्में भी जैसा कि अभी आपने जिक्र किया उन्होंने की हैं। तो सर उनमें उन फिल्मों को जो एक इमेज है दिलीप कुमार की, उनके अलावा ट्रेजिडी के अलावा जज्बात के अलावा जो कॉमेडी फिल्में हैं उनको सर आप किस तौर पर देखते हैं, या वो कैसे? देखिए मैं ये मानता हूँ कि ज़ाती तौर पे कि देखिए कोई भी आर्ट हो, मैं उसमें स्पेशलाइजेशन बहुत या तखस्सुस जो है जिसमें कहते हैं बहुत अहम चीज़ होती है। मतलब ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी आप किसी राइटर को भी देखिए तो वो ऑलराउंडर हो, यानी कोई शायर हो तो उसने बहुत अच्छे नावल लिखे हों, कोई बहुत अच्छा नावलिस्ट हो तो उसने शायरी भी ऐसी की हो कि जो ऐसा बहुत कम हुआ है। या अगर कोई बहुत अच्छा बैट्समैन है तो ऑलराउंडर होना बड़ा मुश्किल है। आप देख लीजिए कि गवास्कर हैं तो ऐसे तो कभी कभार गेंदबाजी भी कर ली उन्होंने, या सचिन ने भी कर ली, लेकिन जो शोहरत है इनकी, जो इनका जो कहना चाहिए फुटरेस्ट है और जो इनका स्पेस है, जहाँ जो इनकी कंफर्ट जोन है, जहाँ वो ज़मीन जहाँ बहुत कॉन्फिडेंस से खड़े होंगे कि ये मेरा मैदान है, तो वो उनका बल्लेबाजी ही का रहेगा। तो ये तो सारी चीज़ें हैं मतलब इस तरह की कि आप म्यूज़िक में भी देखिए कि अगर आप जैज़ के बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं तो फिर सिम्फनी के इतने अच्छे म्यूजिशियन नहीं होंगे। तो ये चीज़ तो ये तो ठीक है कि चूंकि वो इतने मंझे हुए अदाकार थे तो आप उनको कोई भी रोल दे दीजिए, तो आम आदमी के लिए वो रोल, चूँकि असल में होता क्या है तफरीर साहब कि आम आदमी जो है हमारे यहाँ हिंदुस्तानी सिनेमा का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि हमारे यहाँ ये शुरू से इंटरटेनमेंट का एक जरिया माना गया। यानी जो सिनेमा देखने जाना है, फिल्म देखने जाना है, वो एक तफरी की चीज़ है, एक हमें मतलब अपने आप को 3 घंटे एंटरटेन करना है। तो अब एंटरटेन के नाम पे हर उल्टी सीधी चीज़ आप दिखाइए, मार धाड़, उल्टे सीधे बेतुके गाने, ना समझ में आने वाली बातें आप सब दिखाइए। हमारे यहाँ इसको कभी भी किसी गहरी इंसाइट का मीडियम नहीं बनाया गया, जबकि देखिए उल्टा हुआ है इसका
जिस ज़माने में हमारे यहाँ आया है सिनेमा, यानी 1896 के बाद से हम माने, और जो 20वीं सदी की जो शुरुआत है, उसी ज़माने में अगर आप देखें तो रूस के अंदर एक से एक भाई सर्जी आइंस्टाइन का सिनेमा मौजूद था। मतलब वो रूस के अंदर बड़ी सेंसिबल फिल्में बन रही थी, जापान में बड़ी सेंसिबल फिल्में बन रही थी, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि शुरू ही से ये हॉलीवुड में वहाँ कह रहा हूँ, जो मतलब एक उस टर्म के अंदर जो बिल्कुल चालू मसाले वाली फिल्में बन रही, जिनका चालू फॉर्म, तो हमारे यहाँ पहली चीज़ ये हुई कि जब इंटरटेनिंग हमारे यहाँ हुई तो हमारे यहाँ जो एक हीरो की जो इमेज बन गई वो हमारे यहाँ बन गई लार्जर देन लाइफ, जिसको कहते हैं लार्जर देन लाइफ वाली बन गई। तो अब वो हीरो की अदाकारी से मतलब नहीं था, बल्कि ये था कि हीरो क्या करता है इसके। तब हीरो मतलब किस तरह जो है वो एक घूंसे से जो है पेड़ को उखाड़ देता है, वो हवा में उड़ सकता है, उस पर कोई ज़रब आ नहीं सकती, वो तो कभी नाकाम नहीं होगा, इश्क में होगा शुरू में नाकाम, लेकिन बाद में वो हीरोइन को जो है वो विलन के पंजों से छुड़ा कर ले ही आएगा। तो उनको इससे मतलब था एक्शन से, उनको एक्शन से मतलब है। तो 95% जो हमारा जो देखने वाले लोग हैं ऑडियंस ऑफ सिनेमा के, वो बच्चों की तरह देखते हैं। ये मतलब रवैया मुझे बच्चों के ऊपर नजर। अच्छा, फिर वो ये एक्सक्यूज भी देते हैं कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल है और ये है, तो हम तो फिल्म इंटरटेन के लिए देखने जा रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। फिल्म सोशल चेंज का ये बहुत बढ़िया जरिया हो सकता है। अगर आप फिल्म को एक सीरियस आर्ट मानेंगे तो अदब की तरह वो भी एक समाजी और अखलाकी और इनफरादी तब्दीली लाने का एक जरिया बन सकता है। मतलब एक अच्छा सिनेमा, एक अच्छी फिल्म जो है वो आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर सकती है। और जो सोशल चेंज लाने के लिए, अब आप देखिए मदर इंडिया जैसी फिल्म है, इसमें पहली बार हमारी इस तरफ यानी पूरी तरह एक तवज्जो दिलाई कि गांव और देहात के मसाइल क्या हैं और किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन होता है, और उसमें एक औरत, एक किसान औरत जो है वो क्या झेलती है। लेकिन ये कि उनको भी बैलगाड़ियों के जा रहे हैं काफले और रंग बिरंगे कपड़े पहन के जो हैं वो नाचती हुई औरतें भी चली जा रही हैं, गाने भी हो रहे हैं, चूंकि फिल्म के अंदर पैसा लगता है, ये एक इंडस्ट्री है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म आर्ट तो है, लेकिन ये वो आर्ट है जो कि एक खास तरह की इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। मतलब मुझको कहानी लिखना है तो मतलब कुछ नहीं जाना है, मैं अभी बैठे कहानी लिख दूंगा और कोई ना कोई छाप देगा। मुझको कोई पेंटिंग बनाना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ब्रश चाहिए, कुछ रंग चाहिए और कैनवस चाहिए, मैं बना दूंगा, उसके बाद उसकी नुमाइश हो जाएगी। मुझे गाना गाना है, मैं गा लूँगा। लेकिन फिल्म तो एक अपने आप में इंडस्ट्री है। तो अब फिल्म में तो इसीलिए फिल्म में कोई अदाकार की फिल्म थोड़ी होगी वो खाली, इसलिए फिल्म के लिए कहा गया है कि सिनेमा इज ए प्लास्टिक आर्ट। यानी प्लास्टिक आर्ट का मतलब ये है कि अपने आप में कुछ नहीं, उसमें सारी चीज़ें इतनी जुड़ी हुई हैं, डायरेक्टर भी है, स्क्रिप्ट राइटर भी है, कहानीकार भी है, और जो आपको नज़र नहीं आता है, जो पर्दे के पीछे जो टेक्निकल सपोर्ट देने वाली चीज़ें हैं वो भी मौजूद हैं, और गाने भी हैं और म्यूज़िक भी है और एक्स्ट्रा भी है। तो वो सारा पैसा गाँव पे लगा होता है, तो इसलिए वो सब कुछ करना पड़ता है। ये रिस्क जो है वो यहाँ रहा। लेकिन और मुल्कों में, खासतौर से आप ईरान की फिल्में देखिए, आप अब्बास को रुस्तमी की फिल्में देखिए, आप माजिद माजिदी की फिल्में देखिए आज के दौर की, और आपको पता चलेगा। तो उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा बिजनेस से नहीं जोड़ा, बहुत ज़्यादा मतलब नफ़ा नुकसान से नहीं जोड़ा। तो हमारे यहाँ तो अलमिया ये हुआ है कि बात इतनी अच्छी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल नाकाम हो गई, लेकिन दरअसल वो फिल्में बहुत अच्छी थी। मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि देवदास, जिसका आज इतना जिक्र होता है दिलीप कुमार का, वो पहली बार में तो बॉक्स ऑफिस में नाकाम हो गई थी। अमर इनकी बहुत अच्छी फिल्म है, वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर नाकाम हो गई थी। तो बात थोड़ी सी लंबी हो गई। मैं कह ये रहा था कि कॉमेडी भी कर सकते हैं वो, लेकिन कॉमेडी जो है वो उनका दस्तखत नहीं है, वो दिलीप कुमार का सिग्नेचर नहीं। कॉमेडी करके दिलीप कुमार नहीं बने थे। जो दिलीप कुमार का जो मकाम हुआ है वो तो आरजू जैसी फिल्मों से,
जोगन जैसी फिल्मों से, शिकस्त जैसी फिल्मों से, बाबुल जैसी फिल्मों से, अमर से, देवदास से, मधुमती से, गंगा जमुना से हुआ है ना। तो मतलब आप ठीक है, वो उनकी एक्टिंग वहां पर भी बहुत अच्छी है, कॉमेडी भी वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जब फिल्म की बात करेंगे तो हम आज़ाद को कहाँ रखेंगे, हम कोनूर को कहाँ रखेंगे, हम कहाँ रखेंगे इन फिल्मों को, हम जो है वो गोपी को कहाँ रखेंगे। ठीक है भाई, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी है, लेकिन उसमें आपको दिलीप कुमार की अदाकारी के जो फाइनल एलिमेंट हैं, लेकिन उसमें भी देखिए दिलीप कुमार की कॉमेडी में और दूसरे लोगों की कॉमेडी में फर्क है, और वो ये है कि एक प्रोफेशनल कॉमेडियन की तरह वो एक्टिंग नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि वो दूसरों को हंसाने के लिए नहीं हंस रहे हैं, वो शायद अपने ऊपर हंस रहे हैं, इसलिए कि उनकी कॉमेडी में मासूमियत बहुत है। ये मेरा इस जुमले पे देखें आपके शायद कि भाई कॉमेडी में मासूम, देखिए ज़्यादातर जो कॉमेडियन होते हैं बड़ी फूहड़ हरकतें करते हैं और अहमकाना हरकतें करते हैं। तो अहमकाना हरकत और इनोसेंसी, फुलिशनेस और इनोसेंसी, हिमाकत और मासूमियत में क्या कोई फ़र्क है बारीक सा? इस बारीक फ़र्क को भी पकड़ लिया था इसलिए आप जब कॉमेडी कर रहे हैं तो वो एक प्रोफेशनल जो पेशेवर कॉमेडियन होता है उसकी तरह वो नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो वहाँ भी मेथड एक्टिंग का कुछ सहारा ज़रूर ले रहे होंगे। वो अपने बचपन की कुछ खट्टी मीठी यादों को याद कर रहे होंगे कि बचपन में वो किस तरह क्या मासूम शरारतें थी उनकी। अगर आप राम और श्याम देखें तो बड़ी मासूम शरारतें श्याम की हैं। तो वो जो बच्चों के साथ खेलते थे, जो उनके कुछ दोस्त रहे होंगे, किस तरह बच्चे आपस में शरारत करते हैं, किस तरह एक दूसरे को कभी कभी छेड़ते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। मुझे लगता है कि ये इस पे बहुत कम लोगों ने मतलब गौर किया कि वो जो उनकी कॉमेडी है वो वहाँ भी मेथड एक्टिंग का मतलब एलिमेंट है। वहाँ भी सर उन्होंने अपनी एक शनाख्त बनाई है, अलग शनाख्त। सर ये अदाकारी के ताल्लुक से बात हो रही है दिलीप कुमार के, तो उनकी आपने मेथड एक्टिंग के बारे में सर बहुत सारी बातें सर बताई हैं, लेकिन एक सवाल सर और ये था कि दिलीप कुमार की जो अदाकारी है, हर अदाकार का अपना एक उसलूब होता है, अपना एक तरीका होता है। तो दिलीप कुमार की अदाकारी का जो उसलूब है सर, इसकी इम्तियाजी खुसूसियात सर आपके नज़र में क्या है सर? देखिए, जो अभी बात हुई कि वो जो एक तो देखिए, ये अगर आप अपने सबकॉन्शियस को कॉन्शियस लेवल पे ला रहे हैं, आप किसी रोल को जीते वक्त, तो आपको रोल में डूबने की इतनी जरूरत नहीं है। मैं बार बार वही कह रहा हूं, मेथड एक्टिंग का रूल ये, रोल में मत डूबिए, अपने अंदर डूबिए। इकबाल का शेर याद करिए, अपने मन में डूब कर पा जा ठीक है सर, अपने मन में डूब। अपना तो ठीक है, तो अब सवाल ये है कि रोल है ये, लेकिन वो अब सिचुएशन देखिए। मतलब एक रोल हमेशा एक ही सिचुएशन में थोड़ी रहेगा, एक जो किरदार है वो हमेशा एक ही सिचुएशन में थोड़ी रहेगा। देवदास हर वक्त एक ही सिचुएशन में थोड़ी है कि सिर्फ शराब पी रहा है वो, और शराब के नशे में चूर पड़ा हुआ है वो, और आहें भर रहा है, हमेशा ये तो नहीं रहेगा ना। वो पूरी फिल्म में तो और भी ऐसे सीन आएंगे जहां वो हंस रहा है, जहां वो बोल रहा है। गंगा जमुना है तो वो हर वक्त यही थोड़ी होगा कि जहां वो बिल्कुल दुख, गुस्सा और इंतकाम से डूब के जो है वो अदाकारी करेगा। वो तो एक सिचुएशन है, एक सिचुएशन वो भी है जहां वो बाकायदा कबड्डी खेल रहा है। आप उसमें सीन देखिए, गंगा जमुना में बाकायदा कबड्डी खेलने का भी एक सीन है जिसमें वो कबड्डी खेल रहा है और वो गाना गा रहा है, नैन लड़ जाए मनवा में जो। तो अब इस सिचुएशन के एतबार से दिलीप कुमार अपनी गोया जो उनकी जो अपनी इनफरादी शनाख्त है, उस इनफरादी शनाख्त में उनके एक अपने हर आर्टिस्ट के अपने कुछ मखसूस ब्रांड होता है, उसका एक वो उसकी रूह की ज़बान हो। तो मुझे लगता है कि दिलीप कुमार अपनी रूह का इजहार कर रहे होते हैं अपनी अदाकारी के ज़रिए, और रूह का इजहार वो इस तरह करते हैं कि ऐसा लगता है कि बॉडी लैंग्वेज के जरिए उनके और डायलॉग डिलीवरी के जरिए उनके, हमको लगता है कि जो आत्मा के या रूह के जो दुख हैं और जो उसकी थकन है वो एक मतलब इमेज की शक्ल में हमारे सामने आती। तो बहुत बड़ा कमाल है कि एक एब्स्ट्रैक्ट चीज को जो एक बिल्कुल कैफियत है, तजरीदी चीज है ना ये, मैं अंदर से
अगर दुखी हूँ या मैं अंदर से खुश हूँ, तो ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, इसको मैं दिखाऊंगा कैसे? इसको दिखाने का जो तरीका है वो हर आदमी का अलग अलग होगा ना। दिलीप कुमार उसको किस तरह दिखाते हैं, वो उनका एक इनफरादी उसलूब है। तो जैसे अपनी थकन तक को वो इस तरह दिखाते हैं कि हमको लगता है कि वो, यानी पर्दे के ऊपर एक थकन। आप देखिए, आप देवदास के, मुगले आजम के और कई फिल्मों के वो सीन याद कीजिए जहाँ दिलीप कुमार जो है खिड़की के पर्दे जो होते हैं उनको पकड़ के और अपना सर झुका के खड़े हैं, और ऐसा लगता है कि देख के भी कहीं नहीं देख रहे हैं। सर झुका हुआ है, सर उठता भी है तो लगता है कि सिर्फ कला में देख रहे हैं। वो फाइनल एलिमेंट मैंने देखे, और एक जो कुछ निढालपन होता है, एक बिल्कुल निढाल हो गए हैं जिंदगी से, वो चीज सामने आ रही है, पर्दे पे बिखरती जा रही है। डायलॉग डिलीवरी हो रही है तो लाउड नहीं हो रहे हैं कहीं, बल्कि लगता है कि उस वक्त जो मुंह से लफ्ज इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं कि लफ्ज भी जो है वो उस दुख और गम की शिद्दत का जो दबाव, जो उसका प्रेशर है, इसलिए आपने देखा कि कभी उनकी पिच हाई होती है, कभी उनकी पिच नीचे हो जाती है। आप इसको उनका स्टाइल कहते हैं, वो स्टाइल तो बन गया, लेकिन उस वक्त वो क्या नुमाइंदगी कर रहा था, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? वो ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, जो हमारी तजरीदी कैफियत हैं, उसको पर्दे पे एक इमेज की शक्ल में, एक मेटाफर की शक्ल में, एक बिंब की शक्ल में, अगर मैं हिंदी में कहूँ, एक पैकर की तराश में। ये तो पैकर तराशी है, काफियात की, एहसासात की, जज्बात की, महसूसात की पैकर तराशी तो दिलीप कुमार के अलावा किसी ने की ही नहीं। आप वो सीन देखिए, मुगल आजम में मुझे याद आता है कि जब वो आखिर होने लगती है फिल्म की, तो जब वो अनारकली से कहा जाता है कि एक रात की वो मलका बनती है और फिर वो एक फूल उसको सुंघाना है जिसमें नशे आवर दवा मिली हुई है, और वो फूल सूंघ के दिलीप कुमार बेहोश हो जाएंगे। आप उसको जितनी बार देखेंगे, तो मैं तो जितनी बार देखता हूँ अशश करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि क्या है ये तो कोई मतलब ये इस तरह की अदाकारी का कोई नमूना ना मैंने यहाँ देखा ना मैंने वहाँ देखा। मैंने तो बहुत फिल्में, अब तो ये शौक बन गया है मेरा, तो मगरबी फिल्में मैंने बहुत देखी है, मैं लिखता भी रहता हूँ, लेकिन कहीं ये आपको ये वो जिस तरह उन्होंने एक साथ, जब उनको लगता है कि हाँ मुझे नशा पिला दिया गया है, मुझे नशा सुंघा दिया गया है, तो वो उठने की कोशिश करते हैं। अब नशा एक तरफ है और उठने की कोशिश एक तरफ है, और उस वक्त जो गम और गुस्सा, बेचैनी और बेबसी एक साथ उन्होंने, मतलब कोई और अदाकार होगा या तो गुस्सा दिखाएगा या गम दिखाएगा, एक साथ जो इन सब चीज़ों का जो अमलगमेशन है, जो उसका एक साथ गोया मजमुआ है, वो तो एक दिलीप कुमार, वो तो लगता है कि ही सिटिंग इन द गैलेक्सी ऑफ द इमोशंस। तो चारों तरफ जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जज्बात उनके ऊपर हावी हो रहे हैं, और वो उसके बाद लड़खड़ा के जिस तरह फर्श पे गिरते हैं और फर्श पे धीरे धीरे घिसकते हैं, आप वहाँ उनकी आंखें देखिए, तो सारा काम तो आंखें कर जाती हैं, कुछ मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। गंगा जमुना जो मुझे बहुत पसंद है उनकी फिल्म, गंगा जमुना में आखिर में जब वो जो गांव का वो जमींदार था और जिसकी वजह से इनके पूरे घर पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, तो आखिर में जब वो सब कुछ खो देता है, तो वो बंदूक उठा के जब उसको मारने के लिए चलता है, जो जमींदार है, अनवर हुसैन ने ये रोल किया था, वो वीराना फैला हुआ है, और दूर जो है वो उसकी जो बीवी है धन्नो, यानी विजयंती माला ने जो रोल अदा करा है, वो रोल उसमें विजयंती माला ने अदा किया, बहुत उम्दा। तो धन्नो की चिता जल रही है, तो वो धन्नो की चिता में जो धुआं उठ रहा है, वहां बैठा है दिलीप कुमार। अब वहां आप उसकी आंखें देखिए और हाथ में बंदूक, और वो दूर खला में देख रहा है, और वहां अनवर हुसैन है और वो भाग रहा है, तो ये बंदूक उठा के उससे एक बार ये कहता है, बाबू भाग मत, अरे बाबू भाग मत। उसके डिलीवरी का वो अंदाज है कि अगर आप इंसान है ना, इंसान होना शर्त है, पत्थर दिल नहीं, इंसान अगर आप हैं, हिल के रह जाए, बाबू भाग मत। यानी वो
इस तरह का नहीं है कि जैसे कि हमारे अदाकार करते हैं कि कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा और ये कर जाऊंगा, कुछ भी नहीं है। वो जैसे वो तो खुद ही डूब चुका है, हार चुका है। बाबू भाग मत, मार तो दूंगा ही तुझे, भाग। और फिर वो यानी वो गुस्से से मारता है और गुस्से में थकन है और गुस्से में वो हार है और वो जो सब कुछ खो देने का जो दुख होता है ना, जिसका सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, उसको वो मारता है। उसके बाद फिर वो दिलीप कुमार अपने घर आता है, वो भाई जो नासिर खान उसको गोली मार देता है ना, तो वो अपने घर पे जाता है लेके घोड़ा। तो घर उसके पीछे पीछा करते हुए जब भाई आता है तो एक डायलॉग बोलता है, ये नहीं कहता कि तुमने मुझे गोली मार दी, वो ये कहता है मुन्ना हम अपने घर आ गए, और ये कह के घोड़े से गिरता है। इस सीन को 20 बार किया था उन्होंने। जितनी बार घोड़े से गिरते थे उनको ये लगता था कि इस बार ठीक से नहीं गिरा, ठीक से कैमरा तुमने रखा नहीं। फिर बाद में बहुत गुस्से में आ गए थे, मतलब दिलीप कुमार इसके बाद में। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कैमरा यहाँ रखो, मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ। तो अब वो जब कहते थे कि मुन्ना मैं अपने घर आ गया हूं, तो क्या वो घर था जो गंगा जमुना की कहानी में है? मुमकिन है वो पेशावर का घर हो जहां वो जिंदगी भर नहीं जा पाए। ये है वो मेथड एक्टिंग। मुन्ना हम अपने घर आ गए, और अपने भाई से कह रहा है, क्योंकि वो उसका वैसे भी भाई था सगा, तो और उसके अंदर एक फितरी चीज पैदा हो गई, क्योंकि हिजरत के मारे वो लोग थे। सर ये आपने जो खसूसियात सर बताए दिलीप कुमार की, और आलमी सिनेमा में भी सर आपकी गहरी नज़र, इन खसूसियात के पेश नज़र सर आलमी सिनेमा में दिलीप कुमार का क्या मुकाम सर आप देखते हैं? देखिए, वो तो जो हिंदुस्तानी सिनेमा का मामला है, हिंदुस्तानी सिनेमा को बाहर कोई अच्छी नज़र देखा नहीं जाता है। कुछ जो NRIs वहाँ पर पहुँच गए हैं वो यहाँ की फिल्में हिट कर देते हैं, और एक हल्ला बुल्ला ये वो और एक अजीब तरह का ग्लैमर है। लेकिन फिर भी अगर आलमी मंजरनामे पे अगर किसी को जाना जाता है उस तरह से, एक सीरियस एक्टिंग और एक बावकार शख्सियत के हवाले से, एक ग्रेसफुल एक्टर के लिहाज से, तो वो दिलीप कुमारी का नाम है। आप उसको देखिए, जब मेथड एक्टिंग की बात होती है तो जो और नाम है उनके, जो मैंने बताया 10-20 नाम जो उनके हैं, उसके बाद जो है वो वही दिलीप कुमार का नाम जो है उसके अंदर वो लिया जाता है कि भाई ये मतलब हिंदुस्तानी सिनेमा के अंदर एक यही